हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं RWA वॉरियर क्लासेज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है क्लास 10 का हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव जो है एक ही वीडियो में जो है देखने वाले हैं। तो ये जो है लगभग 2 घंटा का क्लास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, और ये जो है चैप्टर वाइज MCQ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा की कौन सी विधियाँ है? तो निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति से पुरोधा किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहां से लंदन गए थे? तो बड़ौदा नरेश के कहने पर जो है न्यूयॉर्क गए थे। भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के प्रमुख प्रेरित व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले थे। भारत के संविधान निर्माण में किस की अहम भूमिका रही थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रही थी। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था इसका मृत्यु। द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण व्यंग्य कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब अंबेडकर की किस भाषा से लिया गया? तो हेलिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो ललई सिंह यादव ने किया था। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है, तो जाति प्रथा का है। आधुनिक सभ्य समाज विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए मानता है। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। सच्चे लोकतंत्र में कैसी भाईचारा होनी चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण जैसी होनी चाहिए। तो चलिए चैप्टर जो है 1 खत्म हो गया। चैप्टर 2 के जो है MCQ स्टार्ट करते हैं। विष के दांत, ये जो है कहानी है, ये कहानी है। तो विष के दांत पाठ की कौन सी विद्या है? तो ये कहानी है। विष के दांत के लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना के बदला घाट में हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 में हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? तो पटना कॉलेज जेट स्कूल से हुई थी। किस विश्वविद्यालय ने नलिन विलोचन शर्मा ने संस्कृत और हिंदी में MA किया था? तो पटना विश्वविद्यालय से किया था। साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? तो नलिन विलोचन शर्मा की है। विष के दांत कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो विष के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। विष के दांत
कहानी किसके अनेक अंत विरोधियों का उजागर करती है? तो मध्य वर्ग के सेन साहब की कार किस रंग की थी? तो काले रंग की थी। सेन साहब के कार की कीमत कितनी थी? तो 7500 रुपये थी। सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल क्या था? तो किरानी था। सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? तो कासू या खोखा कहते थे इसे। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो 5 पुत्रियां थी। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। घर के बनाए सभी मामलों में कौन अपवाद था? तो कासू या खोखा अपवाद था। सेन साहब अपनी पुत्रियों को मानते थे, कठपुतली मानते थे। मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर लाल का पुत्र मदन था। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो 2 दांत को तोड़ डाले थे। मदन और कासू के बीच किस खेल को लेकर विवाद हुआ था? तो लट्टू खेल के लिए जो है विवाद हुआ था। सेन साहब के ड्राइवर ने किसे धक्का दिया था? तो मदन को जो है धक्का दिया था। बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई किस कहानी में दर्शाया गया है? तो विष के दांत में दर्शाया गया है। ऐसे ही लकड़ी आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं, किसने कहा था? तो सेन साहब ने कहा था। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार। सीमा, रजनी, आगे शेफाली और आरती 5 किसकी बहनें थी? तो खोखा की बहनें थी। खोखा का दांत किसने तोड़ा था? तो खोखा के दांत किसने तोड़ा था? मदन ने। सेन साहब की आंखें का तारा कौन था? तो खोखा था। किसके अनुसार सेना ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ, यह कथन किसका था? तो सेन साहब का था। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो मूर्ख थी। 5 लड़कियां सेन साहब की मूर्ख। तो चलिए चैप्टर 2 भी खत्म हो गया। चैप्टर 1, 2, 3 खत्म हो गया। चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये जो है ललित है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह पाठ की कौन सी विद्या है? तो ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। हजारी प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी इसकी मृत्यु। अशोक के फूल किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आलोक पर्व किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। किस रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आलोक पर्व पर मिला था। नाखून क्यों हमें किस याद दिलाते हैं? तो पार्श्ववृत्ति के याद दिलाते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न है लेखक के किसने पूछा था? तो उसकी छोटी सी लड़की ने पूछी थी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध किस ग्रंथ से लिया गया है? तो द्विवेदी ग्रंथावली से लिया गया है। पुराणों का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे? तो गोंड देश के लोग जो है बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। अमामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? तो नाखून को कहा। किसने कहा था
सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ये जो है कालिदास ने कहा था। दधीची मनु का हड्डी से क्या बना, तो इंद्र का ब्रज बना। इंद्र का ब्रज किस से बना है, तो दधीची मनु की हड्डी से बना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। सहजात वृत्ति किसे कहते हैं, तो अनजान स्मृति को कहते हैं। नाखून का बढ़ाना किसका परिणाम है, तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का है। चलिए चैप्टर 4 भी खत्म हो गया, चैप्टर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर 5 में नागरी लिपि है। नागरी लिपि पाठ की कौन सी विद्या है, तो निबंध है। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूले साहब है। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरवाली महाराष्ट्र में हुआ था। गुणाकर मूले का निर्धन कब हुआ, तो 2009 में हुआ था। खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास इत्यादि किसकी रचना है, तो गुणाकर मूले जी की है। किसकी 2500 से अधिक लेख तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, तो गुणाकर मूले जी का। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, तो गुणाकर मूले की है। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है, तो गुणाकर मूले की है। मेंडलीफ महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र, लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय इत्यादि किसकी रचना है, तो गुणाकर मूले जी की है। नगरी लिपि पाठ गुणाकर मूले की किस पुस्तक से ली गई है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। देवनागरी लिपि के प्रारंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए, तो दक्षिण भारत से प्राप्त हुए। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस भाषा में बोली जाती है, तो देवनागरी में बोली जाती है। 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों के लिए किस लिपि का प्रयोग किया था, तो नंदी नगरी लिपि का प्रयोग किया था। दोहा कोश किसकी रचना है, तो सहपाद की रचना है। रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी, तो संस्कृत में हुई थी। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, तो दक्षिण भारत की है। हिंदी के आदि कवि है, तो सहपाद है। नागरी लिपि के लेखक कब किससे मिलने गए थे, तो 19वीं सदी से। भारत में वेतवा दान पत्र किस समय का है, तो 1020 ईस्वी का है। विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है, तो नंदी नगरी लिपि में है। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे, तो धारा नगरी के रहने वाले थे। कबीर कितने वर्ष पहले कबीर बार देवनागरी लिपि को टाइप बने, तो दो सदी पहले। केरल के शासकों ने अपने सिक्के पर देवनागरी लिपि को क्यों लिखवाया, वीर केरल। तो चलिए छठा जो 5वां चैप्टर खत्म हो गया, छठा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो छठा चैप्टर में दिया हुआ है बहादुर, ये जो है कहानी लिखी है। बहादुर पाठ की कौन सी विधा है, तो कहानी है। बहादुर पाठ के लेखक कौन है, तो अमरकांत जी है। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकांत जी का जन्म कब हुआ, तो 14 जुलाई 1925 में हुआ था। तो अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो नगर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में किस की कहानी को डिप्टी कलेक्ट्री से पुरस्कृत किया गया था, तो अमरकांत जी को। जिंदगी और जोक किसकी रचना है, तो अमरकांत जी की है। देश के लोग, मौत का नगर, मित्र, मिलन, कुशहा आदि किसकी रचना है, तो अमरकांत जी की है। लेखक
के लड़के का क्या नाम था? तो किशोर नाम था। लेखक की पत्नी का क्या नाम था? तो निर्मला था। बहादुर ने किसे पीटा था? तो भैंस को। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी। भागी किसके पास गई थी? तो माँ के पास गई थी। बहादुर अपने घर से कितने रुपये लेकर भागा था? तो 2 रुपये लेकर भागा था। अपनी माँ से मार खाकर बहादुर कहाँ छिप गया? तो झाड़ियों में छिप गया। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो लेखक के साला ने लाया था। बहादुर लेखक के क्या था? तो नौकर था। बहादुर का उम्र कितना था? तो 12 वर्ष था। बहादुर किशोर से मार खाकर क्या किया? तो चुपचाप कोने में खड़ा हो गया। बहादुर पर रिश्तेदार ने कौन सा इल्जाम लगाया? तो चोरी का लगाया। बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगाया था? तो 11 रुपये का लगाया था। बहादुर लेखक को क्या कहता था? तो बाबूजी कहता था। बहादुर के हाथ से क्या गिरकर टूट गया? तो सिल्वर टाट जो है टूट के गिर गया था। तो बहादुर के क्या नहीं बनाने पर निर्मला ने उसे पीटा? तो रोटी बनाने पर। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर था। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ की मार के कारण भागा था। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन आए थे। बहादुर कितने वर्ष का था? तो 12 या 13 वर्ष का था। तो चलिए परंपरा का मूल्यांकन 7वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 6ठा चैप्टर तक जो पढ़ा दिया है तो 7वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। परंपरा का मूल्यांकन कौन सी विधा है? तो निबंध है। परंपरा के मूल्यांकन पाठ के निबंधकार कौन है? तो रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो उन्नाव उत्तर प्रदेश के उचगांव सानी में हुआ था। रामविलास शर्मा किस विद्यालय के अंग्रेजी विभाग के अध्यापक रहे? तो लखनऊ विश्वविद्यालय के रहे। रामविलास शर्मा किस विद्यालय में कुलपति के रूप में रहे? तो आगरा विश्वविद्यालय में रहे। रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ? तो 30 मई 2000 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था इसका निधन। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की है। रामविलास शर्मा किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो निराला की साहित्य साधना पर मिला था। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज इत्यादि के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा जी है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवादा नहीं है, यह किस निबंध की उत्पत्ति है? तो परंपरा का मूल्यांकन है। परंपरा का मूल्यांकन ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लोग लकीर से फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं उसके लिए है। जारशाही कहा था? रूस में। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। उत्तर निर्णायक है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा था? तो विच्छिन्न और विक्षिपन था। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक के संघ महामंत्री रहे? तो 1949 से 1953 तक रहे। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो पूंजीवादी सभ्यता को। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है तो द्वंद्वात्मक है। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय जिनको जाता है तो वह रामविलास शर्मा जी को जाता है। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण
किया था? तो हिटलर ने किया था। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की है, यह जो है नियामक नहीं है। सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को क्या कहते हैं? तो महान राष्ट्रीय संग्राम कहते हैं। अस्मिकता का क्या अर्थ है? पहचान। तो चलिए चैप्टर 8 को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 8 में जीत जीत में निरखत हूँ, यह साक्षात्कार है। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ की कौन सी विद्या है? तो साक्षात्कार है। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के रचनाकार कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 को हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे? उनके पिता का देहांत हो गया। तो 9.5 वर्ष का था बिरजू महाराज, तब उसके पिताजी का। पंडित बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो शंभू महाराज था। पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो पिताजी थे। पंडित बिरजू महाराज अपना जल किसे मानते थे? तो अम्मा को मानते थे। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, तब उनकी आयु कितनी वर्ष का था? तो 27 वर्ष का था। पंडित बिरजू महाराज खुद को किससे शागिर्द मानते थे? तो पिताजी के। पंडित बिरजू महाराज को किसने गांडा बांध दिया था? तो पिताजी ने बांध दिया था। पंडित बिरजू महाराज किसके प्राय मानते थे? तो नृत्य को मानते थे। पंडित बिरजू महाराज के नृत्य की शैली कौन सी थी? तो कथक थी। पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस पीढ़ी में हुआ था? तो 7वीं पीढ़ी में हुआ था। बिरजू महाराज की कितनी बहनें थी? तो 3 बहनें थी। पंडित बिरजू महाराज की सबसे छोटी बहन उससे कितने वर्ष बड़ी थी? तो 8 वर्ष बड़ी थी। पंडित बिरजू महाराज की सबसे बड़ी बहन उसे कितने वर्ष बड़ी थी? तो 15 वर्ष बड़ी थी। पंडित बिरजू महाराज को संगीत भारतीय लेखक कौन लाए गए थे? तो कपिला जी लाए गए थे। पंडित बिरजू महाराज ने अंतिम बार अपने पिताजी के साथ कहाँ प्रोग्राम किया था? तो मैनपुरी में किया था। पंडित बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके अपने पिताजी की 13वीं करवाई थी? तो 2 प्रोग्राम करके। पंडित बिरजू महाराज ने 2 प्रोग्राम करके कितने रुपये कमाए थे? तो 500 रुपये कमाए थे। पंडित बिरजू महाराज किसे अपना शागिर्द मानते थे? तो सरस्वती को मानते थे। पंडित बिरजू महाराज को तालीम किसने दी? तो बाबूजी ने दिया। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो कथक के थे। क्वेश्चन रिपीट है, कोई बात नहीं है। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में की? तो नर्तक के रूप में की थी। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा जी थे इसके। हलकारे का अर्थ होता था तो संदेश वाहक होता था। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? झुमक लाल नाम था उसका। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे थे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? तो लखनऊ चले आए थे। बिरजू महाराज का संबंध था तो कथक नृत्य से था। बिरजू महाराज कितना रुपया नजराना देकर अपना गुरु पिताजी से गंडा बनवाया था? तो 500 रुपया देकर। शागिर्द का अर्थ होता था तो शिष्य होता था इसका। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो है पार्ट 1 जो है यहीं तक जो है रखते हैं। तो जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है तो वो जो है पार्ट 2 में जो है डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।